नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, सांसद कंगना रनौत का हिमाचल दौरा, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट, एमएसपी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप, एनसीईआरटी को लेकर उठे संवैधानिक सवाल, बांग्लादेशी राजनीतिक संकट पर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक का फैसला। साथ ही हम देखेंगे देश भर में मानसून के हालात, दिल्ली शराब नीति मामले पर राव जवेन्यू कोर्ट का फैसला, यूपीएससी एग्जाम्स में होने वाले बड़े बदलाव और आखिर में हम देखेंगे देश दुनिया के शेयर बाजार का हाल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच में पहला थ्रो 89.34 मीटर दूर फेंका, जिसके बाद वे फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। फाइनल में पहुंचने के लिए 84 मीटर दूर भाला फेंकना था, लेकिन उन्होंने इससे 5 मीटर ज्यादा थ्रो ही फेंका है। वहीं उनके मैच जीतते ही घर में जश्न शुरू हो गया। घर पर मैच देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। गाँव के लोग भी मैच देखने पहुंचे थे। नीरज जैसे ही फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ तो परिजनों और ग्रामीणों ने तालियां बजाई। अब नीरज चोपड़ा 8 अगस्त को फाइनल मैच खेलेंगे। वहीं बता दें कि हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन की पहलवान को हरा दिया है। वहीं इससे पहले उन्होंने वीमेंस 50 केजी के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। मैच जीतने के बाद विनेश फोगाट भावुक हो गई थी। विनेश का आज ही रात को 10:15 बजे सेमीफाइनल मैच होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे खबरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। उन्होंने यहां बाढ़ पीड़ितों से बात की और अधिकारियों से भी राहत कार्यों के बारे में बातचीत की है। शिमला के रामपुर पहुंची कंगना रनौत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर भी कहा, बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के कपड़े कैसे उछाले जा रहे हैं। अगर शेख हसीना वहाँ होती तो उनके शरीर के टुकड़े भी ऐसे ही हवा में उछाले जाते। कंगना ने इसके लिए वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। कंगना ने कहा, इस तरह के वामपंथी चाहते हैं कि जो हिंसा पूरे विश्व में चल रही है वह भारत में भी आए। वहीं कंगना ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या बाढ़ पीड़ितों को मदद मिली? वे अपने हाथों से पुल बनाने को मजबूर है। यहाँ हुए भ्रष्टाचार के नाच पर लगाम लगानी चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अंतरिम सरकार के लिए नामों का प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने आज मंगलवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक की, जिसके दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, यह चिंता की बात है। इसके बाद राज्यसभा को संबोधित करते हुए जयशंकर ने बताया कि सोमवार को हसीना ने बेहद कम समय के अंदर भारत आने की अपील की थी। वे सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गई थी। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद पीएम शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वह ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। इंडियन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने उनसे करीब 1 घंटा बातचीत भी की है। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा में किसानों को एमएसपी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एमएसपी को लेकर की गई घोषणा के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की लीगल गारंटी कानून बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी एमएसपी को लेकर कांग्रेस पर सीधे हमला बोलते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को सब फसलों पर एमएसपी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ बातों के धनी और किसान के हितों पर होठ बजाने वाली पंजाब की सरकार और साथ ही बड़बोले युवराज के सिपह सलार कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की तर्ज पर किसानों की हर फसल एमएसपी पर खरीद कर शुरू करें। सीएम ने कहा कि वह सिर्फ वही 2 फसलें ना खरीदें जिसके लिए पैसा केंद्र सरकार देती है। वहीं इसके अलावा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एमएसपी पर कहा कि एमएसपी पर रिपोर्ट 2004 में आई थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। अब जब भाजपा की सरकार ने हरियाणा में एमएसपी को लेकर घोषणा कर दी है, तब वे अनर्गल बयान क्यों दे रहे हैं। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आइए देखते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने के आरोपों को एनसीईआरटी ने निराधार बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि वे पहली बार भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान को महत्व दे रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस साल एनसीईआरटी द्वारा जारी की गई कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने ट्वीट कर इस आरोप को गलत बताया है। वहीं इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट करके कहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा जैसे विषय को भी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी को घृणित मानसिकता का जाहिर करता है। वहीं उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ी सी भी शर्म है
और आत्मग्लानि बची है तो पहले संविधान, संवैधानिक मूल्यों और NEP को समझें और देश के बच्चों के नाम पर क्षुद्र राजनीति करना बंद करें। आइए देखते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो में लगातार बांग्लादेशी आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे हैं, इसलिए इस एंगल की भी जांच की जा रही है। वहीं इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए हैं। इसी बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बात की है। पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को भी निशाना बनाया है। आइए देखते हैं अगली खबर। देश के सभी हिस्सों में मानसून जमकर सक्रिय है। राजस्थान के टोंक में टोरडी सागर डैम ओवरफ्लो होने से आज मंगलवार 6 अगस्त सुबह एक बस बांध में तेज हवा से बह गई। ड्राइवर अभी भी लापता है, हालांकि बस में कोई यात्री नहीं था। वहीं जैसलमेर में सोनार फोर्ट की एक दीवार ढह गई है। 7 जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पिछले 36 घंटों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 87 सड़कें बंद हो चुकी है। राज्य में 6, 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला के रामपुर के पास समेज गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 31 जुलाई को कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 13 लोगों की मौत हुई थी और 40 लोग अभी भी लापता हैं। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी है। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS नेता के कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल 5 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं कविता के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा था और CBI मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी। कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वे जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं, कृपया इसे वापस लेने की अनुमति दें। इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। इससे पहले कविता की नियमित जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल BRS नेता ने डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, क्योंकि शराब नीति मामले में CBI 60 दिन के अंदर कंप्लीट चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। कविता ने यह भी मांग की कि उन्हें मामले में डिफॉल्ट जमानत और वर्तमान जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। वहीं 31 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में CM अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और BRS नेता के कविता की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ा दी थी। आइए देखते हैं अगली खबर। UPSC अब एग्जाम लेने के तरीके में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। कैंडिडेट पर टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी। फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन और AI CCTV सर्विलांस कैमरे से मॉनिटरिंग होगी। UPSC के किसी भी एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट की चेकिंग के लिए यही तरीका इस्तेमाल होगा। बता दें कि पुणे की पूजा खेड़कर 31 जुलाई तक ट्रेनी IAS थी, अब नहीं है। आरोप है कि उन्होंने अपना और अपने माता पिता का नाम बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार UPSC का एग्जाम दिया था। आरोप ये भी है कि उन्होंने विकलांगता और OBC आरक्षण कोटे का गलत इस्तेमाल कर IAS का पद हासिल किया था। पूजा खेड़कर फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक फर्जीवाड़ा करती रही, लेकिन UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग इसे नहीं पकड़ पाया। दोबारा ऐसा ना हो इसलिए UPSC सिस्टम मजबूत कर रहा है। एग्जाम लेने के तरीकों में बड़े बदलावों की तैयारी है। वहीं इसी के तहत 16 जुलाई को UPSC ने नई टेक्निक शुरू करने के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसके जरिए सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को हायर किया जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही कैंडिडेट के एंट्री से लेकर एग्जिट तक चेकिंग करेगी। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया के शेयर बाजार का हाल। कल 2222 अंकों की गिरावट के बाद सेंसेक्स आज यानी 6 अगस्त को 166 अंक गिरकर 78,593 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन के ऊपरी स्तर में इसमें 1259 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 63 अंक गिरकर 23,992 के स्तर पर बंद हुआ है। आज दिन भर के कारोबार में सबसे ज्यादा निफ्टी रियलिटी 0.84% चढ़ा। मेटल और IT इंडेक्स करीब आधा फीसदी चढ़े हैं। सरकारी बैंक का इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.26% गिरा तथा ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी करीब आधा फीसदी गिर गया है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी और 29 में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इसके अलावा अमेरिकी बाजार S&P 500 3% गिर गया। देखा जाए तो सितंबर 2022 के बाद ये इसका सबसे खराब दिन रहा है। इस गिरावट के साथ इंडेक्स जुलाई में अपने ऑल टाइम हाई 8.5 से नीचे आ गया, लेकिन यह भी 2024 के हिसाब से 8.7% ऊपर है।
वहीं आज अधिकतर एशियाई बाजारों में बढ़त दर्ज हुई है, जैसे कि जापान का निक्केई 10.23%, कोरिया का कोस्पी 3.3%, हांगकांग का हैंग सेंग 0.31% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.23% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।